मूवी की शुरुआत होती है और हमें 2044 का समय दिखाया जाता है, जहां हम जॉय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फ्यूचर से आए लोगों को मारने का काम करता है, जिसके बदले में इसे ढेर सारा सिल्वर मिलता है। अभी 2044 में टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बनी, लेकिन आज से 30 साल बाद यानी 2074 में बन जाएगी। फ्यूचर में किसी को मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके शरीर में लगा ट्रैकर उस इंसान का लोकेशन और पहचान बता देगा। इसलिए फ्यूचर में जो क्रिमिनल्स हैं, अगर उन्हें किसी को मारना होता है तो वो उस इंसान को समय में पीछे भेज देते हैं और प्रेजेंट में यानी 2044 में जॉय जैसे और आदमी फ्यूचर से आए लोगों को मारकर ठिकाने लगाते हैं। ऐसे लोगों को लूपर कहा जाता है। इन सभी लूपर्स को एब नाम का एक आदमी कंट्रोल करता है, जो असल में फ्यूचर से ही आया है। वैसे तो लूपर बनने के बहुत फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक दिन आपको अपने ही फ्यूचर वाले रूप को मारना होगा, तब जाके आप रिटायर होंगे। खैर, अब मेन स्टोरी पर आते हैं। एक दिन की बात है, जॉय का फ्रेंड सेथ किसी से बचते हुए जॉय के घर पहुंचता है। ये काफी डरा हुआ था। जॉय के पूछने पर वो बताता है कि एब के आदमी इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज इसने अपने शिकार को जिंदा जाने दिया। असल में वो आदमी सेथ का ही फ्यूचर वाला रूप था और आज सेथ रिटायर हो जाता, लेकिन इसने अपना काम नहीं किया, जिसके वजह से एब के आदमी इसे ढूंढ रहे हैं। ये सब सुनकर जॉय भी डर जाता है, क्योंकि एब बहुत ही खतरनाक आदमी है। तभी दरवाजे पर एब के आदमी सेथ को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। सेथ जॉय से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है कि ये उसकी जान बचा ले। जॉय को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने लॉकर के अंदर छिपने देता है। एब का खास आदमी, जिसका नाम ब्लू है, ये जॉय के घर की तलाशी लेता है, मगर इसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो जॉय को एब के पास लेकर आता है। एब बहुत शांति से जॉय को समझाता है कि वो अपने दोस्त को मेरे हवाले कर दे, या इसने अब तक जितना भी सिल्वर छुपा कर रखा है वो इसे दे दे। जॉय हैरान था कि ये बात इसको कैसे पता चली कि इसने बहुत सारा सिल्वर छिपा कर रखा है, जिस पर एब इसे याद दिलाता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे पता है कि तुम आगे क्या करोगे और कहां पर जाओगे। जॉय के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वो एब को अपने सीक्रेट लॉकर के बारे में बता देता है, जहां सेथ छुपा हुआ था, और एब से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जान से ना मारे। दूसरी तरफ हमें ओल्ड सेथ को दिखाया जाता है, जो इस शहर से कहीं दूर भाग रहा था। तभी अचानक इसके हाथ पर 15 मिनट में किसी जगह पर आने को कहा जाता है, यानी कि ब्लू ने प्रेजेंट वाले सेथ को पकड़ लिया और वो उसके हाथ पर ये मैसेज लिख रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी प्रेजेंट सेथ के साथ होगा वो अपने आप ओल्ड सेथ के साथ भी होगा। देखते ही देखते ओल्ड सेथ की उंगलियां और बाकी के शरीर के हिस्से गायब होने लगते हैं। ओल्ड सेथ किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए उस जगह पर पहुंचता है जहां पर इसे बुलाया जा रहा था, मगर वहां पहुंचने पर भी ब्लू इसे जान से मार देता है। इसके अगले दिन हमें जॉय को दिखाया जाता है, जो अपने शिकार को मारने के लिए इंतजार कर रहा था, मगर इसका शिकार नहीं आता। जॉय को थोड़ा अजीब लगता है कि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी अचानक एक ओल्ड आदमी इसके सामने प्रकट होता है, जिसे देखकर जॉय समझ जाता है कि ये इसी का फ्यूचर वाला रूप है। ये कुछ कर पाता तभी ओल्ड जॉय इसको घूसा मारकर बेहोश करके यहाँ से भाग जाता है। जॉय को जब होश आता है तब तक शाम हो चुकी थी और इसको ओल्ड जैक का एक लेटर मिलता है, जिस पर इसके लिए शहर से दूर भाग जाने को लिखा था, मगर जॉय उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और अपने घर पहुंचता है। घर पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। यहाँ पर एब के आदमी जॉय को पकड़ने के लिए आए हुए थे। जॉय ब्लू को अपने लॉकर में बंद करके उससे कहता है कि वो अपने फ्यूचर रूप को ढूंढकर मार देगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ब्लू इसकी बात नहीं सुनता। जॉय यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, मगर भागने के चक्कर में वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें ओल्ड जॉय की स्टोरी दिखाई जाती है कि इसके साथ उस दिन क्या हुआ था। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो हम पहले भी देख चुके हैं, मगर इस बार ओल्ड जॉय के नजरिए से दिखाया जाएगा। जॉय अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, तभी इसके सामने एक आदमी प्रकट होता है जिसका चेहरा ढका हुआ था। जॉय तुरंत उसे गोली मार देता है। चेक करने पर इसे पता चलता है कि वो आदमी इसी का फ्यूचर वाला रूप था। पहचान के लिए उस आदमी की पीठ पर सोने की
प्लेटें थी। इसका मतलब अब जॉय रिटायर हो चुका है। ये अपने घर आकर सारा सिल्वर कैश कराकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। इसने इतना पैसा कमा लिया था कि इसे कोई काम करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे समय गुजरता है और 10 साल बाद इसके पैसे खत्म होने वाले थे, इसलिए वो फिर से क्रिमिनल वाले रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ सालों बाद इसकी मुलाकात एक औरत से होती है, जिससे मिलने के बाद ये सारे गलत काम छोड़कर उससे शादी करके हंसी खुशी एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। ऐसे ही करते करते अब साल आता है 2074 का और हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि कोई रेन मेकर नाम का आदमी आया है जो सभी क्रिमिनल्स को मार रहा है। इसके अगले दिन कुछ लोग आकर जॉय को पकड़ ले जाते हैं। दरअसल अब जॉय का टाइम पूरा हो चुका था और इसे टाइम में पीछे भेजकर मारने की तैयारी हो रही थी, मगर जॉय अब सब कुछ जानता था कि आगे इसके साथ क्या होगा। इसलिए ये इन लोगों को किसी तरह मारकर बेहोश कर देता है और खुद टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उसी समय में पहुंचता है जब ये 2044 के जॉय के हाथों मारा जाने वाला था। मगर इस बार ऐसा नहीं होता। ओल्ड जॉय यंग जॉय को घूसा मारकर बेहोश कर देता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रेजेंट में आते हैं, यानी 2044 में। जैसा कि हमने देखा कि यंग जॉय एब के लोगों से बचकर सीढ़ी से उतरकर भाग रहा था और साथ में इस जगह पर ओल्ड जॉय भी मौजूद था जो यंग जॉय की मदद करता है। जॉय 1 सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो चुका था, इसलिए जॉय 2 उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में इन दोनों को पुलिस और एब के आदमी ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद जॉय 1 को एक सुनसान जगह पर होश आता है और इस तरफ जॉय 2 अपने हाथ पर लिखे कुछ नंबर से 3 बच्चों का एड्रेस निकालता है। तभी इसके हाथ पर किसी जगह पर पहुंचने के लिए लिखकर आता है, जो असल में जॉय 1 ही इससे मिलने के लिए लिख रहा था। अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलकर बातचीत करना शुरू करते हैं। जॉय 1 जॉय 2 से कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मुझे चैन से जीने दो। जिस पर जॉय 2 इसे कहता है कि तुम सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। ये इसको बताता है कि फ्यूचर में रेन मेकर नाम का एक आदमी आया है जो सभी को मार रहा है और उसी के लोगों ने मेरी बीवी को मेरे आंखों के सामने मार दिया। आगे जॉय 2 ये बताता है कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया है कि वो रेन मेकर को ढूंढकर मार सके, जिससे फ्यूचर में इसकी बीवी जिंदा हो जाएगी और ये भी ऑटोमेटिक अपने समय में लौट जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई रेन मेकर ही नहीं होगा तब इसे भी टाइम में पीछे नहीं भेजा जाएगा और इसकी बीवी भी इसके साथ होगी। जॉय 1 इससे पूछता है कि तुम रेन मेकर को कैसे पहचानोगे, जिस पर वो बताता है कि उसके पास 3 बच्चों का एड्रेस है, उन्हीं में से आगे चलकर कोई रेन मेकर बनेगा और वो उन तीनों को खत्म कर देगा, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉय 1 इसको बोलता है कि तुम एक घटिया इंसान हो जो अपनी बीवी के लिए मासूम बच्चों को मारने वाले हो। मेरी मानो तो मुझे उस लड़की की फोटो दिखा दो जिससे मैं फ्यूचर में उससे मिलूंगा ही नहीं, तब वो ऑटोमेटिक बच जाएगी। जिस पर जॉय 2 कहता है कि वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। इस बात पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तब तक यहाँ एब के लोग भी आ चुके थे। ये दोनों किसी तरह एब के लोगों से पीछा छुड़ाकर खेतों में जाकर छिप जाते हैं। जॉय 1 पूरा दिन खेतों में ही छिपा रहता है। इसकी तबीयत खराब हो रही थी। ये खेतों के अंदर ही अंदर एक घर के पास पहुंचता है जहां एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। इसका नाम सेरा और इसके बेटे का नाम सिड है। सेरा जॉय की देखभाल करती है ताकि जॉय की तबीयत सही हो सके। अगले दिन जॉय की तबीयत ठीक होने पर सेरा इसको यहाँ से जाने को कहती है, जिस पर जॉय इसको कहता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो इसे मारना चाहते हैं, इसलिए ये इसको यहाँ खेतों में कुछ दिन के लिए रहने दे। और जॉय सेरा को एक नक्शा दिखाकर इससे पूछता है कि ये घर कहाँ पर है। ये नक्शा देखकर सेरा डर जाती है क्योंकि नक्शे में जो घर मार्क किया गया था वो इसी का घर है। सेरा डरते हुए जॉय को गन पॉइंट पर लेकर इससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर जॉय इसे सारी बात बताता है कि एक आदमी फ्यूचर से रेन मेकर को मारने आया है और हो सकता है वो रेन मेकर तुम्हारा ही बेटा हो, क्योंकि उसके पास जो 3 एड्रेस है उसमें से तुम्हारा घर भी है, इसलिए मुझे यहाँ रहने दो। जब वो यहाँ आएगा तब मैं उसे मार दूंगा, जिसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा। सेरा इसकी बात समझकर इसे यहाँ रहने देती है। दूसरी तरफ जॉय 2 पहले घर के पास उस छोटे लड़के
लड़के को मारने आया था। हालांकि ये ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर इसकी भी मजबूरी है। ये उस लड़के को मार देता है, मगर फिर भी ये फ्यूचर में नहीं पहुंचता। इसका मतलब इसने गलत लड़के को मारा। ये जानकर जॉय 2 बहुत रोता है, क्योंकि इसने एक बेगुनाह को मार दिया। इसके बाद ये दूसरे लड़के के पास पहुंचता है। इस तरफ एक ऑफिसर जॉय को ढूंढते हुए सेरा के घर आकर पूछताछ करने लगता है। जॉय इस ऑफिसर के सामने आकर इसको समझाने की कोशिश करता है, मगर ये ऑफिसर जॉय की बात नहीं मानता। तभी सिड नीचे आ रहा था और वो ऑफिसर को देखकर डर के मारे सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज होती है। घर में रखे सभी सामान अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं। सेरा तुरंत जॉय को लेकर घर से बाहर की तरफ भागने लगती है और घर के अंदर सभी सामान सहित ऑफिसर भी हवा में था और देखते ही देखते वो ऑफिसर मारा जाता है। इसका मतलब सिड ही आगे चलकर रेन मेकर बनेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि इस दुनिया में 5 से 10% लोगों में चीजों को हवा में उड़ाने की पावर होती है, मगर इसका इस्तेमाल लोग लड़कियों को इम्प्रेस करने में ज्यादा करते हैं। मगर सिड में बहुत ज्यादा पावर थी जो वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जॉय 2 दूसरे लड़के को मारने आया था, लेकिन यहाँ ब्लू उसे पकड़ लेता है। इसी बीच जॉय 2 को विजन में ये पता चल जाता है कि असली रेन मेकर कौन है, क्योंकि जो इस वक्त जॉय 1 देख रहा है वो सब कुछ जॉय 2 की यादों में आ रहा है। जॉय 1 जब ये जान गया है कि असली रेन मेकर यही लड़का है, तब ये खुद उसको मारने के लिए तैयार था, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है। सेरा इसे समझाती है कि वो उसे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखाएगी और उसे एक अच्छा इंसान बनाएगी, इसलिए प्लीज उसे मत मारो। जॉय को उस बच्चे पर तरस आ जाता है और वो उसे नहीं मारता। ये सेरा को जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि एब के लोग और जॉय 2 भी यहाँ पहुँचने वाला है। इस तरफ जॉय 2 को दिखाया जाता है जो एब के अड्डे पर था और मौका देखकर ये इन सभी लोगों की बैंड बजा देता है, मगर ब्लू किसी तरह बच जाता है जो क्लाइमेक्स में मरेगा। कुछ देर बाद जॉय 2 जॉय 1 के पास आकर इसे बहुत सारा सोना देकर कहता है कि तुम ये सोना लेकर ऐश करो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। जिस पर जॉय 1 कहता है कि तुम चाहे जो कहो, मैं तुम्हें उस लड़के को नहीं मारने दूंगा। ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक यहाँ ब्लू आकर जॉय 1 पर हमला कर देता है, मगर जॉय ब्लू को लाल कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉय 2 उस लड़के को मारने के लिए निकल पड़ता है। सेरा अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन जॉय 2 इनके सामने आकर इन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे डरकर सिड फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी ही गाड़ी को हवा में उड़ाकर गिरा देता है, जिसमें सेरा को थोड़ी चोट भी लग जाती है। मगर फिर भी सेरा अपने बेटे को लेकर जॉय 2 से दूर भाग रही थी और जॉय 2 लगातार इन पर गोलियां चला रहा था। तभी एक गोली सिड को छूकर निकलती है, जिसके बाद सिड गुस्से में आकर फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे ये तीनों हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन किसी तरह सेरा अपने बेटे को समझाकर शांत करती है। इतना सब कुछ होने पर भी जॉय 2 हार नहीं मानता और वो फिर से सिड पर निशाना लगाता है, मगर बीच में सेरा खड़ी हो जाती है। दूर से जॉय 1 ये सब कुछ देख रहा था। इसके पास जो बंदूक थी उसमें इतना रेंज नहीं था कि वो जॉय 2 को मार सके और ना ही इतना टाइम कि वो वहां पहुंच सके। तभी ये सोचता है कि आगे क्या होगा। अगर जॉय 2 सेरा को मार देता है तब सिड अपनी माँ को मरता हुआ देखेगा, और अगर ये किसी तरह बच गया तो ये जरूर बुराई का ही रास्ता चुनेगा और आगे चलकर रेन मेकर बनेगा। इसका मतलब ये कहानी जहाँ खत्म हुआ वहीं फिर से शुरू होगा, बिल्कुल एक टाइम लूप की तरह। ये बात समझते ही जॉय 1 अपने आप को ही मार लेता है, क्योंकि यही एक रास्ता था इस लूप को तोड़ने का। ऐसा होते ही जॉय 2 भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सेरा अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही थी और अब ये सिड का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी और उसको अपने शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखाएगी, जिससे आगे चलकर ये कोई बुरा आदमी ना बने। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। इस मूवी का नाम है लूपर, जो 2012 में रिलीज हुआ था। आप चाहे तो इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हैं।